हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने अभी तक क्या किया था? हमने जो पायरिडीन है उसकी मैकेनिज्म की थी, ओरिएंटेशन की थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन पायरिडीन की थी हमने। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा था कि आपकी थर्ड और एक फोर्थ और सेकंड पोजीशन, इन दोनों में किस पे अच्छी अटैकिंग हो रही है, किस पे नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ सेकंड और फोर्थ अटैकिंग जो है वो आपकी अच्छी हो रही है। ओके, सो आज हम करने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ बेसिसिटी ऑफ पायरोल, पायरिडीन एंड पेप्रिडीन। पेप्रिडीन आपने पीछे देखा था, तो उसकी स्ट्रक्चर आपको यहाँ शो कर देते हैं थोड़ा सा। तो ये आपकी पेप्रिडीन है, ये देखिए। पेप्रिडीन में आपने ये आपको प्रोडक्ट मिली थी, ये देख सकते हैं। इधर आपने पायरिडीन के रिडक्शन की इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड 473 केल्विन टेम्परेचर, और आपको पाइपरिडीन मिल गया था। तो पाइपरिडीन क्या क्या है कि आपको ये रिडक्शन करने में मिल रहा है, इसकी कंप्लीट एरोमेटिक करेक्टर वो ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन है, ये साइक्लिक फॉर्म में है विद हेटेरो एटम। ठीक है, अब हम इनके बेसिक करेक्टर का कंपैरिजन करेंगे। बेसिक करेक्टर में क्या होगा कि जैसे आप देख सकते हैं, पायरोल इज़ वेरी वेरी पुअर बेस देन पायरिडीन देन पेप्रिडीन। तो यहाँ पे पी की वैल्यू आप देख रहे हैं, पी की वैल्यू आपकी पायरोल की है 14। जिसकी पी की वैल्यू ज़्यादा होती है वो वीकर बेस होता है, और जिसकी पी की वैल्यू कम होती है वो स्ट्रॉन्गर बेस कहलाता है। नाउ यहाँ पे और जो पेप्रिडीन है उसकी है 2.7, ये वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है, और जो पायरिडीन है उसकी 8.7 है पी की वैल्यू। तो यहाँ लिखा हुआ है, वे मेंशन है यहाँ पे, वेरी पुअर बेस, मिड बेस और वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। इसका रीज़न क्या है ये हम आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा इसको यहाँ से रीड आउट करना स्टार्ट कर देते हैं। कंपैरिजन ऑफ बेसिसिटी ऑफ पायरोल, पायरिडीन एंड पाइपरिडीन। इट हैज़ बीन स्टेटेड earlier that the basicity of pyrrole, P की value 14, is practically insignificant, while the basicity of pyridine is comparable to that of aniline, but much weaker than aliphatic amine. एलिफेटिक अमाइन का कल मैंने बताया था कि जो आपका पायरोल वगैरह है, जो आपका पायरिडीन है ये आपका वीक बेस है। ओके, और जो आपका एलिफेटिक अमाइन है उसके कंपैरिजन में वीक बेस है। तो यहाँ देख सकते हैं आप। ऑन द अदर हैंड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, जो पिप्रिडीन है वो आपका क्या है, वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, लाइक एलिफेटिक सेकेंडरी अमाइन की तरह। थस जो इनका ऑर्डर चलेगा वो क्या होगा, पायरोल इज़ वीकर बेस देन पायरिडीन देन पाइपरिडीन। ना उसके बाद आपका द अबोव ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ पायरोल, पायरिडीन एंड पिप्रिडीन can be justified in the term of the structure of these compounds. इनकी स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप यहाँ पे। सो स्ट्रक्चर में क्या है, ये आपके पास पायरोल की स्ट्रक्चर है, और ये आपके पास है पिरिडीन की, ये आपके पास है पेप्रिडीन की। इसमें देख सकते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें sp3 है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले के पास जो नाइट्रोजन है वो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखता है, वो डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अंदर अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर नहीं करता। सो वो बेस ज़्यादा कहलाता है, क्योंकि वो एसिड के साथ बड़ी जल्दी से अटैकिंग करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट में जो है आपके पास कोई अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, लेकिन यहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इसीलिए ये बेस है। तो इन दोनों में आप कंपेरिजन देख सकते हैं कि पायरोल और इसमें इसके पास स्ट्रॉन्गर बेस ये क्यों है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन के कारण यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिव जो करेक्टर है वो नाइट्रोजन का ज़्यादा है। इस कारण से यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्गर बेस कहला रहा है। सो यहाँ नीचे देखते हैं कि बेसिसिटी ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड इज़ ड्यू टू अवेबिलिटी होती है, योग्यता होती है उसकी, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पास होनी चाहिए नाइट्रोजन के पास। बट इन पायरोल के केस में क्या है, नाइट्रोजन डज नॉट हैव एनी सच पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंस 2 ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन हैव बिकम पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्योंकि जो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का हिस्सा है। एज सच द बेसिक करेक्टर ऑफ पायरोल इज इनसिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे बेसिक करेक्टर आप थोड़ा कम डिस्कस करेंगे।
पाइरिडिन में क्या है, आपके पास नाइट्रोजन है, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बट प्रेजेंट है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। और ये जो आपके sp2 हाइब्रिडाइजेशन है फिर भी क्या होता है, स्ट्रॉन्गली टाइटली न्यूक्लियस के द्वारा वो जो इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्टेड होते हैं, सो लेस अवेलेबल होते हैं फॉर प्रोटोनेशन के लिए कि कोई एसिड आएगा उसके साथ वो अटैकिंग करेंगे। और लास्ट में हमारे पास बचता है पाइप्रिडिन। पाइप्रिडिन के अंदर नाइट्रोजन है, लोन पेयर है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर इज रेडली अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन टू दैट पाइप्रिडिन एक्ट एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। तो आपको पता चले गया होगा, यही सेम रीज़न है जो हम यहाँ बातचीत कर रहे थे। हमने यहाँ क्या डिस्कस किया कि पायरोल जो है उसके पास ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, पर इसके पास लोन पेयर नहीं है, इसके पास लोन पेयर है। बट इसके पास जो लोन पेयर है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होने के कारण वो न्यूक्लियस के साथ ज़्यादा अट्रैक्टेड है, इसलिए वो वीक बेस में ही कहला रहा है कि इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है वो, तो न्यूक्लियस के साथ उसकी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पाइप्रिडिन में अवेलेबिलिटी है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की और नाइट्रोजन एटम, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहाँ पे एक अच्छा बेस है और एसिड के साथ अच्छी रिएक्शन शो करता है। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको ऑर्डर ध्यान रहेगा। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं कंडेंसेशन या कंडेंस हुआ 6 मेंबर्ड और 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो ये आप देख सकते हैं, आपके पास बेंजीन है, ये आपके पास हेटेरो एटम है, हेटेरोसाइक्लिक एटम, और ये आपने बेंजीन के साथ इसकी कंडेंस किया तो आपको क्या मिल गया, ये इंडोल मिल गया। क्या मिल गया, इंडोल। वैसे इसका नाम क्या होगा, ये बेंजीन है, ये पायरोल है, तो ये बेंजो पायरोल बन जाएगा। ओके, इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे बेंजोफ्यूरोन है या क्यूनोलिन है। क्यूनोलिन आपके सिलेबस में है, क्यूनोलिन बहुत अच्छा है। ये भी 6 मेंबर्ड है, ये भी 6 मेंबर्ड है, ये 6 मेंबर्ड, ये 5 मेंबर्ड हैं। ओके, तो कंडेंस हो रहे हैं 5 और 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक जो आपके कंपाउंड हैं। और ये आपके पास है आइसोक्यूनोलिन, नाइट्रोजन की सेकंड पोजीशन कर दी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं इंडोल की रिएक्शन। इंडोल द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इंडोल जो है आपके पास बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नाउ इंडोल की स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपने अभी बेंजोपायरोल की स्ट्रक्चर देखी थी। सो इंडोल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंडेंस्ड रिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड विच अकर इन कोलतार, सेम वहीं पे पाया जाता है, न्यूट्रल है। नाउ जैस्मिन फ्लावर में भी मिल रहा है आपको, ऑरेंज ब्लॉसम में भी मिल रहा है। नाउ इट इज़ आल्सो प्रेजेंट सब्सटेंस ऑफ वेल नोन डाई इंडिक्टोन। नाउ टीन। ओके, उसके बाद आपकी प्रिपरेशन की बात करते हैं। ओके, प्रिपरेशन की अगर हम बात करें कि कैसे बनता है, इसकी रिएक्शन बताओ। सो यहाँ पे बहुत आसान है, आपको अल्फ़ा नाइट्रोटोल्विन लेना है, ये अल्फ़ा पोजीशन है, आपको पता है, ये अल्फ़ा पोजीशन पे नाइट्रो लगा है, टोल्विन। और ये आपके पास है डाई इथाइल ऑक्सालेट है, डाई इथाइल ऑक्सालेट के साथ बेस की प्रेजेंस में आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम इथोक्साइड की प्रेजेंस में। ना यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट मिल रही है, प्रोडक्ट आपको मिल रही है नाइट्रो वाली। सो यहाँ पे आपको नाइट्रोफिनाइल पायरुविक एस्टर मिल रहा है, ये पायरुविक एस्टर है, ये नाइट्रो है, ये आपके पास फिनाइल है, नाइट्रोफिनाइल पायरुविक एस्टर मिल रहा है। फिर उसके बाद आप रिडक्शन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वीक एसिड। तो नाउ यहाँ पे रिडक्शन करने पर ये आपको मिल जाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ा एमिनो। ये यहाँ पे अल्फ़ा पोजीशन पे एमिनो है, फिनाइल पायरुविक एसिड, अल्फ़ा एमिनो पायरुविक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट आप इसके वाटर के प्रेजेंस में यहाँ पे वाटर का एलिमिनेशन करते हैं, मीन्स आप इसके अंदर से वाटर का रिमूवल कर रहे हैं और ये साइक्लिक फॉर्म में बन रहा है, वाटर का रिमूवल करते ही साइक्लिक फॉर्म में बन रहा है, तो इसको हम बोलते हैं साइक्लोडिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, साइक्लोडिहाइड्रेशन। और उसके बाद हीट करते ही आपका रिमूवल हो जाता है CO2 का। बहुत आसान है, देखिए आपने क्या लिया, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अल्फ़ा नाइट्रोटोल्विन लिया, उसके अंदर डाईथाइल ऑक्सालेट लिया, ये देखिए डाईथाइल ऑक्सालेट है, यहाँ बेस डाल दिया और ये आपको मिल गया अल्फ़ा नाइट्रोफिनाइल पायरुविक एसिड। और उसके बाद जैसे ही रिडक्शन की, सो यहाँ पे अल्फ़ा एमिनो आ गया पायरुविक एसिड, और यहाँ पे जैसे आपने डिहाइड्रेशन की, साइक्लोडिहाइड्रेशन की, तो साइक्लिक बन गया। उसके बाद से हीट किया, रिमूवल ऑफ CO2, बहुत आसान है। ओके, फिशर इंडोल मैं कल कराऊंगी, इसकी मैकेनिज्म एक्सप्लेन करनी है। तो थोड़ा सा बस आज यहाँ इंडोल की जो है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या की है, तो सबसे पहले हमने की है यहाँ पे नाइट्रेशन। सो नाइट्रेशन देख सकते हैं आप, सेकंड पोजीशन पे नाइट्रेशन है, इथाइल नाइट्रेट की प्रेजेंस में थोड़ा बेस डाल दिया आपने। उसके बाद आपने क्लोरिनेशन की, वो भी उसी पोजीशन पे है। सल्फोनेशन की है, सल्फोनेशन में आपकी ये एक्सेप्शनल केस है भाई, सल्फोनेशन आपने जो की है पायरिडिन एज ए कैटलिस्ट बेस के रूप में। नाउ यहाँ पे
आपका एक्सेप्शनल केस ओरिएंटेशन का कि आपके सेकंड पोजीशन पे आएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, ये दोनों गटरमैन सिंथेसिस करते हो या फिर डाइमिथाइल फॉर्मेल्डिहाइड करते हो तो आपको फॉर्मेल्डिहाइड प्रोडक्ट मिलती है, दोनों की सेम है। उसके बाद मानिस्ट रिएक्शन करते हो आप, मानिस्ट रिएक्शन में क्या है आपके पास, यहाँ पे आपको ये मिलता है, ये डाइमिथाइल है, डाइमिथाइल अमीनो है और ये मिथाइल है, डाइमिथाइल अमीनो मिथाइल मिथाइल और ये इंडोल इस साइड में। ओके, उसके बाद मर्क्यूरेशन आप करते हो तो आपको डाई एसिडॉक्सी मर्क्यूरी इंडोल मिलता है, मर्क्यूरी इंडोल, डाई एसिडॉक्सी मर्क्यूरी इंडोल आपको मिल जाता है। तो ये आपके पास थी सारी की सारी, ये क्या थी बच्चों, ये सारी की सारी आपकी इंडोल की इलेक्ट्रोफिलिक जो रिएक्शन थी, इलेक्ट्रोफिलिक अटैकिंग थी। यहाँ पे नाइट्रेशन कर सकते हैं, क्लोरीनेशन कर सकते हैं, सल्फोनेशन कर सकते हैं, डाइमिथाइल फॉर्मेल्डिहाइड गटरमैन कर लो तो भी आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा, मानिस रिएक्शन और मर्क्यूरेशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप रिडक्शन की बात हो रही है, तो रिडक्शन की बात करते हैं थोड़ा सा। सो रिडक्शन, आप इसको रिडक्शन जैसे ही करोगे टिन की प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ HCl तो आपको मिलता है डाईहाइड्रो इंडोल। यदि आप इंडोल की रिडक्शन करते हैं तो आपको क्या मिलता है, इन द प्रेजेंस ऑफ टिन HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ आपको 2 और 3 पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है तो डाईहाइड्रो है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन इधर है, 1 हाइड्रोजन इधर है, 1 हाइड्रोजन इधर, 1 इधर। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये जो है इस पे 2 हाइड्रोजन मिलते हैं, एक इधर और ये एक इधर, तो इस तरह डाईहाइड्रो इंडोल कहलाता है। नेक्स्ट आपके पास है ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन कर दीजिए आप इसकी, ऑक्सीडेशन में क्या कर रहे हैं आप इसके साथ ना, ऑक्सीडेशन आप करें तो यहाँ इसकी ये रिंग आपकी दोबारा से खुल जाती है, क्योंकि आपने तब क्या किया था, तब आपने डिहाइड्रेशन की थी, यहाँ से वाटर कैल्मिनेशन किया था, और जब वाटर कैल्मिनेशन किया था साइक्लिक बन गया था, ऑक्सीडेशन कर दोगे वापस तो आपका 2 फॉर्मेल्डिहाइड या 2,4 अमीडो बेंजल्डिहाइड, तो ये आपको मिल जाता है। नेक्स्ट आपकी है डाइमराइजेशन, तो डाइमर फॉर्म में है ये आपके पास, तो ये डाइमर फॉर्म आपको मिल रही है इंडोल की, दोनों के दोनों बॉन्डिंग कर रहे हैं उसी पोजीशन पे जहाँ पे नाइट्रो या नाइट्रेशन या क्लोरीनेशन हो रही थी। और उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास ये आप एन ब्यूटाइल लिथियम के साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो आपको पता ही है लिथियम लगना ही है यहाँ पे, ये हाइड्रोजन मेटल है तो हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस करके यहाँ से CO2 का रिमूवल, CO2 के साथ अगर CO2 की प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन करवाएं, हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, इंडोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आज हमने क्या किया है, थोड़ा सा ओवरव्यू कर देती हूँ मैं, थोड़ा सा रिवीजन कर देती हूँ। हमने पहले क्या किया, कंपैरिजन किया पायरोल, पायरिडीन और पेप्रिडीन का। उसके बाद हमने कंडेंस देखे, उसमें इंडोल के बारे में पढ़ा, इंडोल की सिंथेसिस हमने एक की है। फिशर इंडोल में अलग से रिएक्शन कराऊंगी, अलग वीडियो डालूंगी उसकी मैकेनिज्म की। और उसके बाद हमने इसकी इलेक्ट्रोफिलिक अटैकिंग देखी है यहाँ पे। ये आपने रिएक्शंस की हैं कि हम इंडोल के साथ साथ क्या क्या कर सकते हैं। इंडोल की जो केमिकल रिएक्टिविटी है, जो केमिकल कैरेक्टर है वो हमने पढ़ा है। रिडक्शन करे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन करे तो क्या होगा, टाइमराइजेशन ये फॉर्म में मिलता है ना, एन ब्यूटाइल लिथियम के साथ ही रिएक्शन कर लेता है। जिसके साथ भी रिएक्शन करता है आपने अच्छे से स्टडी की है। उम्मीद करती हूँ आप घर पे पढ़ाई करेंगे। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।